नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। लद्दाख के आंदोलन के नेता सोनम वांगचुक के ऊपर गवर्नमेंट का एक्शन शुरू हो गया है। सरकारी डंडा बजना शुरू हो गया है और उसके साथ अंगूठे चलने शुरू हो गए हैं ट्विटर पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, और लश्कर नोएडा भी चालू हो गया है। हुआ यह है कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि ये, जैसे कि आप इतिहास है, कि ये विदेशों से पैसा लेके गड़बड़ किया करते थे। तो इसके खबर के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विदेशी चंदे के आरोप इनके ऊपर क्या है, ताकि हमको आगे बढ़ने में आसानी हो। इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि ये विदेशों से जो चंदा लेते थे वो चंदा विदेशी पैसा आता था और भारत के अंदर भारत के खिलाफ उस चंदे का इस्तेमाल हो रहा था। कल से पहले ये कहीं पे भी जिक्र में नहीं था, अचानक ये जिक्र में आ गया। क्यों आया ये आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आगे समझेंगे। हुआ ये है कि ये दो एनजीओ हैं इनके, सैकमॉल, स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये 1988 में बनाया था सोनम वांगचुक में, और शिक्षा में सुधार के लिए ये पूरी दुनिया में फेमस है। इनके अच्छे काम के कारण ही इनके ऊपर 3 इडियट फिल्म बनी। इन्होंने बड़े सारे इनोवेटिव काम किए हैं शिक्षा को लेकर, जिसके कारण इनको बहुत सम्मान भी है। इनको रेमन मैगसेसे से अवार्ड भी मिला। इनकी बहुत इज्जत है। किस लिए है? इस एनजीओ के जरिए इन्होंने जो काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, मोदी सरकार भी इसको सराह चुकी है। HIAL, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, इस पे भी पैसा इनको मिलना शुरू हुआ। ये इनोवेटिव तरीके की यूनिवर्सिटी बनाने का एक नया प्रयास है। क्या कार्रवाई हुई है? FCRA लाइसेंस तो इनका कैंसिल हो ही गया है। कारण बताया गया है कि इन्होंने फंडिंग में अनियमितता की है, विदेशी योगदान से राष्ट्रीय हित पर असर डाला है, यानी वो देशद्रोही कहने के लिए स्कोप दे दिया, अमित मालवीय की टीम बोलेगी। स्वीडन से इनके पास पैसा आया था। अब कितना पैसा आया था आपके मन में होगा कि भाई 2-4 करोड़ तो होंगे। 1 करोड़ से कम में तो आप मानोगे नहीं, 50 लाख तो होंगे। जब कोई आदमी पूरे लद्दाख में गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो पैसा मिलेगा। लेकिन स्वीडन से इनके पास पैसा आया था 4,93,000 रुपये। और किस लिए आया था? ये आया था माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज, इन सब प्रोजेक्ट पे, और फूड एंड सोवरेनिटी। अब यहाँ पर एक शब्द है, फूड एंड सोवरेनिटी। ये क्या होता है? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। पहले तो माइग्रेशन, यानी जो विस्थापन हो रहा है लोगों का लद्दाख से यहाँ वहाँ, उसके ऊपर इनको काम करना था। और ये जानकारी यहाँ से भेजते हैं दुनिया में, और उस जानकारी का दुनिया के लोग इस्तेमाल करते हैं। नॉलेजफुल आदमी है। क्लाइमेट चेंज के लेकर भी इनके जो कंसेप्ट थे, इनके जो आइडियाज़ थे, वो इन्होंने बाहर भेजे। इसके अलावा फूड सोवरेनिटी पे आइडिया भेजे। अब सोवरेनिटी शब्द जो होता है वो होता है संप्रभुता। इस शब्द को सरकार ने पकड़ लिया और इसी के आधार पर वो कह रही है कि ये राष्ट्र हित पर असर है। लेकिन फूड सोवरेनिटी आप भी करेंगे गूगल, तो उसका मतलब होता है कि स्वायत्तता भोजन की, यानी अपने अपने भोजन के मामले में लोग आत्मनिर्भर हों। जैसे मैं अगर दिल्ली में रहता हूं तो मेरा खाना मेरे आसपास ही होना चाहिए। अगर आप गांव में रहते हो तो आप दूसरों पर निर्भर नहीं हो भोजन के लिए कि भैया बाहर से कुछ आएगा। आपका अंदर सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। जैसे गांधी जी का ग्राम स्वराज्य था, वहीं जो उगता है वो, जो हमको भोजन के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, ताकि वो हमारा शोषण ना कर सके। इस तरह का ये कंसेप्ट है। लेकिन उसमें से सोवरेनिटी उठा लिया गया। बहरहाल इनके ऊपर एक और आरोप लगा है। आरोप ये लगा है कि FCRA का जो लॉ होता है और जो इनका खाता है, उस खाते में ये 3.5 लाख रुपए इन्होंने नगद जमा किए, और ये गैरकानूनी है, क्योंकि FCRA में आप नगद जमा नहीं कर सकते। अब हम इसकी थोड़ी सी मीमांसा कर लें, तब आगे बढ़ते हैं। FCRA में कोई भी पैसा अगर बाहर से आता है, भले ये स्वीडन से आए या कहीं से भी आए, उस पैसे को इंडिया में सिर्फ एक ही बैंक है, उसकी एक ही ब्रांच है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट स्ट्रीट शाखा। पूरे भारत में ये शाखा काफ़ी कुख्यात है। आपको याद होगा कि इसी शाखा के ज़रिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते थे।
तो इस शाखा में सर्विलांस का सिस्टम है कि कोई पैसा आ रहा या जा रहा है उस पर सरकार नज़र रखती है। तो एफसीआरए में जो भी विदेशों से पैसा आएगा इसी बैंक के अंदर अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसमें जमा होगा और उसकी निगरानी होती है। और इतना ही नहीं है, उसका ऑडिट पे भी नज़र रहती है कि ये चूंकि ये पूरा पैसा चेक से ही देना और चेक से ही लेना है, तो सब कुछ जो है नज़र में रहता है सरकार की। इन्होंने 220 रुपये इसको आदमी को गोबर उठवाने के लिए दिए हैं या जो भी दिए हैं। तो जब इतनी सख्त आपकी निगरानी है, 88 से चल रहा है ये, तो आपको अभी क्यों याद आ रही है उसके ऊपर एक्शन लेने की? एफसीआरए खाता आप ही ने कानून बदला, आप ही ने कानून को सख्त बनाया। एक और आरोप है नगद पैसे वाला। ये जो 3.5 लाख रुपए हैं जो नगद जमा किए गए, इसको बताया कि एफसीआरए के सेक्टर 17 का उल्लंघन है। यानी एफसीआरए जब बनाया गया तो कहा गया कि जो विदेशी योगदान आएगा वो चेक से ही आएगा, खाते में ही आएगा, ऐसा नहीं कि नगद जमा कर दें। लेकिन इनके खाते में 3.5 लाख नगद आ गए। अब तो कुछ गड़बड़ है भाई, जाहिर बात है। तो जब सोनम वांगचुक का पक्ष पूछा गया तो उन्होंने बताया भाई 3.5 लाख रुपए जो है वो हमारे पास जो नगद आए हैं वो ऐसे आए हैं कि हमने एक बस बेची थी हमारी संस्था की, वो पैसा था। तो ये सवाल उठा कि फिर नगद क्यों, तो फिर ये क्यों, उसमें नगद क्यों? बोले था को भाई ऐसा है, हमारे पास जो पैसा विदेशी अनुदान का आया था उस पैसे से खरीदी गई बस को अगर मैंने बेचा तो पैसा भी मैं उसी अकाउंट में जमा करूंगा, वरना मैं बस बेच दूंगा तो धांधली और बड़ी हो जाएगी कि भाई मैंने वहां से उनसे अनुदान लिया, उससे बस खरीदी और बस बेच के खा गया, तो एफसीआरए अकाउंट में ही पैसा जमा करूंगा। लेकिन गलती इन्होंने ये की कि उस पैसे को जो जमा करना था उस पैसे को इन्होंने नगद में जमा कर दिया। अगर कर दिया तो एक अकाउंट की गलती हो सकती है, तकनीकी गलती हो सकती है, इसके बेसिस पे पूरा एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल। अब ये जाएंगे कोर्ट में, हट जाएगा, लेकिन तब तक 25 आरोप और लगा दिए जाएंगे। एक हफ्ते में, पूरे पिछले एक हफ्ते से सीबीआई की टीम वहां पे पड़ी हुई है, इनका एक एक खाता खंगाल रही है और जांच बदल रही है लगातार। अब मसला ये है कि क्या नॉलेज शेयरिंग करने वाला एक आदमी देश दुनिया भर में ज्ञान विज्ञान फैला रहा है, वो इसलिए दोषी हो गया क्योंकि उसने लद्दाख की स्वायत्तता की मांग को उठाया, 6ठी अनुसूची में डालने की मांग को उठाया, और 6ठी अनुसूची में डालने की उस मांग को उठाया जो खुद भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है हम करेंगे। 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में तुमने घोषणा की कि हम 6ठी अनुसूची में डालेंगे। अब सामने वाला कह रहा है कि उसमें डाल दो, तो आप उसको गोलियां चला रहे हो। 4 बार अनशन कर चुका है, वो दिल्ली तक पदयात्रा कर चुका है, पैदल आया लद्दाख से। तो आपका एज ए पार्टी, आपकी जुबान का कोई मतलब है कि नहीं? ये तो लिखत है। जब आपने घोषणा पत्र में ये घोषणा कर दी तो फिर इसको निभाया क्यों नहीं? और निभाया नहीं, इसके लिए सामने वाला कह रहा है निभाओ साहब, गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, उसके आंदोलन में हिंसा हो जाती है। अब ये बाद में पता चलेगा हिंसा क्यों हुई है, लेकिन सरकार का कहना है इन्होंने कराई है, वो तो एक ही दिन में विलीन हो गया। अब हालत ये है कि उसके जो स्कूल, दूसरे संस्थान, सबको इसमें घसीटा जा रहा है। इसके ऊपर जो हाल ही में देशद्रोह का केस लगा है, एक ज़मीन का घोटाला जोड़ दिया गया है, इनकम टैक्स के नोटिस भेज दिए गए हैं, और एक पुराना मामला लेबर पेमेंट का भी निकल के आ गया है। लेबर पेमेंट का मामला ऐसा होता है कि हमारे परिचित है, उन्होंने एक अस्पताल बनाया है, हो गया 7-8 साल अस्पताल बन के। अब उनके पास लेबर डिपार्टमेंट से एक नोटिस आया कि आपका जब अस्पताल बन रहा था उस समय एक 17.5 साल के बच्चे ने आपके अस्पताल में काम किया था, तो ये बाल श्रम का मामला हो गया। अब उसने ठेकेदार को दे दिया होगा, ठेकेदार ने काम कराया होगा, हो गया। ऐसे इनके ऊपर लेबर का मामला बन गया। अब कोई पुराना आदमी आके कहे कि भाई हमको पेमेंट नहीं मिला या ये नहीं मिला, तो कैसे पता चलेगा कौन लेबर क्या? लेकिन केस बन गया है। अब कुल मिला के उनको जेल भी भेजा जा सकता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट में कि भैया ये आदमी बाहर रहना खतरनाक है। तो ये पूरी सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन का क्या पॉलिटिकल मतलब है ये समझिए। यह आदमी जैसे जैसे देशद्रोही घोषित किया जाएगा, विदेशी फंडिंग
इसमें जॉर्ज सोरोस का नाम भी डाल देंगे, डाल सकता है कोई, एजेंसियां ना डालें तो व्हाट्सएप वाला तो डाल ही सकता है। और ये आदमी जो है नगद पैसा मिला भाई, ये तो सोवरेंटी की बात कर रहा था। भाई मोटा मोटा एक आरोपों का पुलिंदा, ठप्पे एक गाल पे इस गाल पे माथे वाथे पे तैयार हो गए। अब इन थप्पों के बेसिस पे अभी लद्दाख में ये करना कैसा है, इस पे हम आएंगे। पूरे देश में, शेष भारत में अपनी राजनीति मजबूत हो गई। देशद्रोही था, वहां पर अलग लद्दाख की मांग कर रहा था, टाइट कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी टाइट कर देते हैं, पहले ढीली पतंग छोड़ी, अमित शाह ने टाइट कर दिया। ये सब आएगा व्हाट्सएप में, और उसके आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है, जो हमारे हिंदी आर्टलैंड के लोग हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनको बार बार लश्कर नोएडा ये समझाएगा कि भैया देखो वो था, गद्दार था, देशद्रोही था, मोदी जी ने टाइट कर दिया। तो आप ये नहीं कहोगे कि वो आंदोलन चल रहा था और वो ऐसा चल रहा था, वो स्वायत्ता मांग रहे थे, बीजेपी से वादा पूरा करने को बोल रहे थे, ये तो बात होगी नहीं। वो तो देशद्रोही था। एक आदमी कब से चला रहा है एक एनजीओ, 88 से, और अब जाके आप जागे हो तब जब उसके यहां पे आंदोलन हो गया। खैर, इन पूरी चीजों को अगर आप देखो तो ये पैटर्न है, स्टाइल है, अमित शाह स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। जब भी कोई विरोध करता है और कोई आंदोलन बड़ा खड़ा होता है तो बड़ी सफाई से उस आंदोलन को बदनाम करने की काम होते हैं। और सबसे ज़्यादा बीजेपी का फेवरेट आरोप है देशद्रोही वाला आरोप। जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, कंडोम इस्तेमाल करते हैं, शराब पीते हैं, नाली में ये मिलता है वो मिलता है। वो एक आहूजा साहब थे एमएलए, उन्होंने संख्या दी थी वहाँ बैठे बैठे राजस्थान में। शाहीन बाग में सीए के खिलाफ प्रदर्शन किया, महिलाओं का धरना था। उस धरने के खिलाफ क्या हुआ, जॉर्ज सोरोस से पैसा आता है, बिरयानी बट रही है, नोट बट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। पूरा लश्कर नोएडा के बड़े बड़े संपादक झुंड बना के पहुंच गए वहाँ पे बवाल करने के लिए, इस आंदोलन को बदनाम करना है। पत्थर फेंकने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री गोली मारो सालों को नारे लगवा रहा था। लड़कियों को घरों के अंदर से निकाल लाएंगे, ये साहिब सिंह जैसे सौम्य व्यक्ति का बेटा भाषण दे रहा था। गोली चली। जामिया वाले प्रदर्शन पे देखिए क्या हुआ, गोली चली। और ये सब देशद्रोही घोषित किए गए। व्हाट्सएप में तो किए ही गए, सब देशद्रोही। वहाँ पर मणिपुर आपसे हैंडल नहीं हो रहा, आप संभाल नहीं पाए हो, आपने म्यांमार से घुसपैठिए आ रहे हैं, घुसपैठिए घुस गए हैं, उन्होंने पहाड़ों पे मणिपुर के कब्जा कर लिया है। शुरू ये कहीं पर भी किसान आंदोलन, 700 लोग मारे गए, खालिस्तानी हैं, कनाडा से फंडिंग आती है, ये आता है वो आता है, देशद्रोही हैं, पूरा एक माहौल बनाने लगते हैं। लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है, पंजाब का जो आदमी आंदोलन कर रहा था उसको आपने गलत तरीके से दबा जरूर दिया, उसके दिल में कसक है ना। आप चुनाव जीते थे पंजाब से, लेकिन अब आपके सहयोगी भी नहीं जीत पाए। शिरोमणि अकाली दल बाहर हो गया ना रेस से। तो बात क्या है कि इनको पंजाब को बदनाम करके ये यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, एमपी, यूपी, गुजरात, बिहार, राजस्थान, बिहार अभी हाथ में नहीं आ रहा है, इनके थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकली तेज लोग हैं। इनको ये बताना ये देशद्रोही हमसे लड़े, ये देशद्रोही उनसे लड़े, और आंदोलन को दबा भी देना। वो पहलवान लड़कियों देखो, उनके साथ रात को पुलिस ने क्या किया था। एक के बाद एक पूरा पैटर्न मिलेगा। जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए उसको पार्टी का दुश्मन मानो, क्योंकि इससे पार्टी की भी बदनामी हो रही है। फिर उसके ऊपर क्रैकडाउन करो, फिर उसके ऊपर गद्दार होने और देशद्रोही होने का आरोप लगाओ। फिर देशद्रोहियों के खिलाफ एकमात्र योद्धा योगी जी खड़े, मोदी जी खड़े हुए हैं, फिर उसके नाम पे एक पूरा पैटर्न बना लो। हर चीज़, अडानी के खिलाफ सोचिए, अडानी के खिलाफ सारे मामले खुले, अब तो क्लीन चिट भी मिल गई और अडानी कह रहे हैं ये देश के खिलाफ साजिश थी, मेरे खिलाफ नहीं थी। एक पैटर्न बना हुआ है, जो भी सवाल उठाएगा, आंदोलन करेगा, खड़ा होगा, उसको पहले तो बहुत सारा ये, उसके बाद में। अब इसमें लेकिन लद्दाख का केस अलग है, एक बात ध्यान रखना, ये पंजाब नहीं है, ये लद्दाख है।
ये मणिपुर भी नहीं है, क्योंकि वहाँ म्यांमार है, उतना खतरनाक दुश्मन नहीं है। यहाँ दिक्कत ये है कि ये दोनों तरफ से मिला हुआ है। भारत से पाकिस्तान की सीमा भी लगती है यहाँ से, और चीन की भी लगती है, और चीन और पाकिस्तान का भी सबसे संवेदनशील कारगिल इसी इलाके से सीमा लगती है पाकिस्तान की, और इसी इलाके से गलवान है, इसको कहलाता है सलामी स्लाइसिंग। सलामी जो लोग नहीं ज़्यादा परिचित हैं पश्चिमी भोजन से, उनके लिए बता दूं, एक बड़ा सा मांस को जमा के कुछ गोल सिलेंडर सा बनाया जाता है, उसकी स्लाइस स्लाइस चिप्स की तरह बना के खाए जाते हैं। चीन की नीति है सलामी स्लाइसिंग की, थोड़ा थोड़ा काट काट के भारत को खाते जाओ। इसीलिए वो भारत के अलग अलग बॉर्डरों पे भारत की ज़मीन पे कब्जा करता है, या कभी ज़मीन पे अधिकार जताता है, और थोड़ी थोड़ी करके हड़प जाता है। और हमारे लोग कहते रहते हैं ना घुसा है ना घुसेगा, हमारे लोग मरे नहीं, ये सब बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको उस सीमा से ज़्यादा, उनको लद्दाख के लोगों से ज़्यादा, उनकी समस्याओं से ज़्यादा, उनकी स्वायत्तता से ज़्यादा, और उस जगह के पर्यावरण को बचाने से ज़्यादा अपनी पॉलिटिक्स बचानी है हिंदी हार्टलैंड में। तो वो उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं। लेकिन ये जो मामला है लद्दाख का, यहाँ खतरा बहुत बड़ा है। याद कीजिए, आपको कारगिल की घुसपैठ का और पता नहीं कितने साल तक पता नहीं चलता अगर लोकल लोगों ने नहीं बताया होता तो। भाई चरवाहों ने ही गतिविधियां देखी थी पाकिस्तानी सेना की, और उस गतिविधियां को बकरी चराते थे, उन्होंने बताया था, तब आपको पता चला अरे पाकिस्तान इतना घुसाया हमारे अंदर। तो किसके कारण? लोकल लोगों के कारण, लोकल पब्लिक का सर्विलेंस, पब्लिक की नज़र, पब्लिक सेनाओं को, मिलिट्री फोर्सेस को मदद करती है, देश को अपना मानती है। इसी तरह से गलवान में चीनी सेना क्या कर रही है, कहाँ तक पहुँच गई है, कौन से कैंप बना लिए, ये कौन बताता है? वहाँ के लोग बताते हैं। लेकिन अगर उनका दिल तोड़ोगे, वादा खिलाफी करोगे, आपने वादा किया, वो लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण, उस आंदोलन के ऊपर जो है वो भड़क जाएगा। कोई सोच सकता था? क्यों भड़का? 2 लोग अनशन करते समय गंभीर रूप से बीमार हो गए, उनको ले जाना पड़ा अस्पताल। गुस्से में आ गए युवा, तब भी बातचीत करनी चाहिए थी, पहले ही बातचीत कर लेनी चाहिए थी। बातचीत की तारीखें भी सरकार, अपनी बात करनी है तो इतनी तारीख को करना, नहीं तो नहीं करते। इस तरह से अकड़ के काम कर रहा है केंद्र कर रहा है। 35 दिन का अनशन था, ये 15 दिन हो चुके थे। तो अब ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको बताती है कि किस तरह से वहां के लोगों को अगर आप बदनाम कर दोगे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दोगे, देशद्रोह का आरोप लगा दोगे, और उनके नेताओं को अगर कुचलोगे, तो आप शेष भारत में आप अपने वोट बैंक को तो मजबूत कर लोगे, लेकिन लद्दाख का दिल अगर टूटा तो फ्रंट पे वही लोग हैं। हजारों लोग देश के लिए काम कर रहे हैं उन इलाकों में रहने वाले, उनको आपका ये रवैया अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बेहतर ये है मोदी जी कि जो पहले किया भूल जाओ। किसान आंदोलन में माफ़ी मांगी थी ना, यहाँ माफ़ी मांगो ना मांगो, कमज़ोर पड़ जाए जो भी है, लेकिन आप ध्यान रखना कि ज़रा भी देश हित अगर प्रिय है तो इस इलाके के लोगों से बातचीत करके रास्ता निकालो। सख्ती करना, आरोप लगाना, जेल में डालना, देश विरोधी घोषित करना, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति इस ज़मीन के लिए काम कर रहा है, यहीं पर उसने शिक्षा के इनोवेशन किए, यहीं पर उसने बहुत सारा काम किया, और उसके इतने सारे पेटेंट हैं, पूरी दुनिया में उसके पेटेंट जो हैं चल रहे हैं। इतना विद्वान आदमी कहाँ लद्दाख में बैठा हुआ है। अब उसके इलाके में मान लो आप सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगा रहे हो, ठीक है, अभी सरकार लगा रही है, बाद में जो भी अडानी जी आए ना आए, कम से कम उनको आश्वस्त करो, नहीं भैया अडानी जी नहीं आएंगे, यहाँ सोलर प्रोजेक्ट आप कह रहे हो तो नहीं लगाएंगे अगर पर्यावरण को नुकसान होने वाला। वो तो वैज्ञानिक आदमी है, वो विज्ञान को जानने वाला आदमी है, आप वैज्ञानिक बात बोलोगे समझ जाएगा, ऐसा थोड़ी है। और विज्ञान की बात को कोई समझने से इनकार भी नहीं कर सकता, जानबूझ के उल्लू नहीं बन सकता। वो कह रहे हैं कि हमारे खनिजों का ये नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, क्या ज़रूरत है, और वो खनिज को भी तैयार है निकालने के लिए, पर वो कह रहे हैं कि उसको एक प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए, एक सिस्टम से होना चाहिए, साइंस के हिसाब से होना चाहिए, और उनका इलाका है, उनका घर है, उनकी जगह है, तो उनसे पूछे बगैर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कोई बहुत मुश्किल मांगे नहीं हैं, लेकिन इस मामले को अगर ऐसे दमन करके उलझाएंगे, ये वाला फार्मूला सब जगह लगाएंगे,
कुछ और लोग जुड़ जाएंगे जिनका दिल आपसे टूटा होगा, आपसे नाराज रहते रहें, आपका दफ्तर जलाते जलाएं। भारत से उनका दिल खट्टा नहीं होना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।